रैम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी डिवाइस के लिए? तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। शॉर्ट फॉर्म से कुछ क्लियर नहीं होता है, बट इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम स्कूल टाइम में एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी का यूज़ करते हैं। जब हमें टीचर स्कूल में कोई चीज़ समझाते थे तो हम रफ कॉपी में लिखते थे और उसमें सारे सब्जेक्ट को लिखते थे। जो भी गलत सही होता था सब रफ में ही होता था, और घर जाकर हम उसे सही तरीके से अच्छे से फेयर कॉपी में लिखते थे ताकि हमें अच्छे से सब समझ में आए। सारे सब्जेक्ट को अलग अलग करके अलग अलग कॉपियों में लिखते थे। इसी तरह रैम है। रैम में जो भी कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है, लाइक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, डेटा, उसको रैम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को, जो कि इंटरनल मेमोरी में होता है। वो इंटरनल मेमोरी से कॉपी करता है, और जब प्रोसेसिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम डेटा को सेव करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल मेमोरी में वापस जाके सेव हो जाता है। कंप्यूटर एक ह्यूमन बॉडी का कॉपी प्रोडक्ट है। एग्जैक्ट नहीं बट इसको हम ह्यूमन ही ऑपरेट करते हैं, और हम इसको अपने से बेहतर और बेहतर बनाते जा रहे हैं, जिससे कि ये हमारे काम को आसान करे और प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दे। पर क्या ये ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। बट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि रैम क्यों बहुत ज़रूरी है, इतना क्यों फोकस किया जाता है इस पे। कंप्यूटर भी हमारे माइंड की तरह ही काम करता है, जिसे हम अपने पुरानी यादों, एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, अच्छा बुरे में फ़र्क करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर भी डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल करता है। कंप्यूटर की सीपीयू सारा डेटा को प्रोसेस करता है, और वो भी पुरानी स्टोर्ड डेटा कोडिंग और लॉजिक के अकॉर्डिंग। पर क्या ये इतना आसान होता है? नहीं। डेटा को कंप्यूटर के प्रोसेसर में जाने में बहुत टाइम लगता है। हार्ड डिस्क से वो डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं कर सकता, तो बीच में रैम आ जाती है। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जिसके कारण टाइम की बचत होती है और स्पीड भी बढ़ जाती है, और बार बार हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करने और वापस हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क में डेटा बार बार स्टोर और डिलीट करने से वहाँ पे हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्टर खराब होने का खतरा रहता है। रैम को डेटा स्टोर करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। जब पावर इंटरप्शन होता है तो लाइट ऑफ हो जाती है, तो मेमोरी से सारा डेटा डिलीट हो जाता है जो भी इसमें स्टोर होता है। रैम कितने टाइप का होता है? रैम दो टाइप का होता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम पुराना हो गया है, उसको अब यूज़ नहीं करते, तो हम खाली डी रैम के बारे में ही बात करेंगे। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें कैपेसिटर होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि बिट के फॉर्म में होता है, जैसे 1 और 0। एक्चुअल में डेटा कभी वर्ड, इमेज या किसी और फॉर्म में कंप्यूटर में कभी स्टोर ही नहीं होता है। वो हमेशा से ही इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन या ऑफ के रूप में स्टोर होता है, जिसमें 0 ऑफ और 1 ऑन माना जाता है। इस फॉर्म को हम कोडिंग के थ्रू चेंज करके ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं और यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए हम ASCII फाइल का यूज़ करते हैं। मैं PDF में इसका लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। HD रैम, इसका फुल फॉर्म सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है। ज़्यादा डिटेल में सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देता है, और टेक्निकल लोगों के लिए समझने के लिए ये बात है कि ये कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड के साथ सिंक हो जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। डिजाइनिंग के हिसाब से रैम कितने टाइप के होते हैं? डिजाइनिंग के हिसाब से रैम दो टाइप के होते हैं, सिम और दूसरा डिम। सिम का मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें रैम का एक हिस्से पर पिन होती है, जिसके कारण डेटा ट्रांसफर स्लो होता है। ये अक्सर 32 बिट के होते हैं, मतलब एक क्लॉक साइकिल में केवल 32 बिट ही डेटा ट्रांसफर होता है। डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें रैम दोनों साइड में पिन होता है। इसमें डेटा ट्रांसफर एक क्लॉक साइकिल में 64 बिट होता है, जिसके कारण स्पीड डबल हो जाती है और बहुत फास्ट हो जाती है। शुरुआत में इसकी मैक्सिमम स्पीड 133 मेगाहर्ट्ज थी। अगर CPU 64 बिट का है और आप रैम 32 बिट का लगाते हैं तो स्पीड स्लो ही रहेगी, चाहे आप कितना ही बड़ा CPU यूज़ कर लो। लेकिन आप 64 बिट CPU के साथ 64 बिट मेमोरी लगा देते हैं तो स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी।
आज के समय में सबसे एडवांस रैम का टाइप है DDR रैम। इसका फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। नाम से ही डबल है, ये नेक्स्ट लेवल की स्पीड देता है। जैसे आज तक मेमोरी में सिंगल स्पीड आती थी एक साइकिल में, इस टेक्नोलॉजी के आने से पूरा गेम ही चेंज हो गया। आज के टाइम पे एक साइकिल में डबल स्पीड आती है। DDR में भी टेक्नोलॉजी चेंज होती गई और इसको अपग्रेड करते गए। जैसे पहले DDR1 इसमें 184 पिन होती थी, DDR2 में 240 पिन, DDR3 में 240 पिन, DDR4 में 288 पिन और वोल्टेज में भी चेंज हो गया। पावर कंज्यूशन को भी लो कर दिया गया, स्पीड बढ़ा दी गई। पर हम इनमें डिफरेंस को कैसे पहचानेंगे? सिंपल तरीका है, इनके बॉटम नोच को देख करके। ये राइट से लेफ्ट की तरफ चेंज होते हैं। बॉटम लेफ्ट DDR1 में IC के पास राइट साइड में कट होता है, DDR2 में मिडिल में कट होता है, DDR3 में लेफ्ट साइड में IC के पास कट होता है। ये सबसे आसान तरीका है पहचानने का। DDR में जो 800 MHz एंड PC6400 होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नहीं भी आता तो जान लो, क्या पता कभी इंटरव्यू में या कभी लाइव में ज़रूरत ही पड़ जाए। ये जो 800 MHz है, ये मेमोरी की स्पीड बताता है कि क्लॉक स्पीड क्या है, यानी ये कितने तेज या कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करता है। और एक क्लॉक में डेटा जो ट्रांसफ़र होता है ना 8 बाइट का, उसको टोटल 800 MHz की स्पीड से भेजेंगे तो 800 × 8 = 64 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र होगा। ये टोटल डेटा ट्रांसफ़र रेट है एक DDR मेमोरी की। जब कभी आप किसी शॉप पे जाएं या नेट से कोई मेमोरी परचेस करते हैं तो इन सब टेक्निकल बातों का ध्यान रखें, आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। मदरबोर्ड में रैम के स्लॉट कितने होते हैं? बेसिकली 2 से लेकर 4 तक होते हैं, पर ज़्यादातर लोग 2 ही यूज़ करते हैं। 4 GB के 2 लगा दो तो 8 GB हो जाता है, जो कि अच्छी स्पीड देता है। कंप्यूटर पर गेमिंग वगैरह के लिए 2 अलग से स्लॉट होते हैं, उसमें आप 4 GB के लगा के 8 GB और बना के टोटल 16 GB का कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। बट वो सिर्फ गेमिंग के लिए, हैवी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए यूज़ होता है। रैम बनाने वाली कंपनियों के नाम कोरसायर, G-Skill, किंगस्टन, AMD, सैमसंग, क्यूरेसियल। कैसे पता करें कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम रैम से आ रही है? अगर कंप्यूटर स्टार्ट करते समय रेगुलर बीप हो रहा है तो रैम की प्रॉब्लम होती है। मार्केट में 200-250 का एक डायग्नोस्टिक कार्ड आता है, आप PCI स्लॉट में लगा कर चेक कर सकते हैं। अगर एरर कोड EC या D आता है तो वो रैम का इशू होता है। नो डिस्प्ले रैम की वजह से होता है, डिस्प्ले ब्लैक आती है। आप नम लॉक को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। अगर लाइट जलती है नम लॉक की तो रैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई इशू अलग है। अगर नम लॉक में लाइट नहीं जलती है तो रैम का ही इशू है डेफिनेटली। आप रन कमांड में mdsched.exe रन कराकर स्क्रीन को फॉलो कर सकते हैं। ये रैम से होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और चेक कर लेता है। ब्लैक स्क्रीन होने पर भी इशू हो सकता है। अगर 2 अलग स्लॉट में रैम लगी है तो दोनों रैम की क्लॉक स्पीड को चेक कर लें, दोनों सेम होनी चाहिए। बात ये छोटी सी है बट बहुत परेशान करती है। कंप्यूटर रन होगा ही नहीं, अगर रन होगा तो शट डाउन हो जाएगा या बार बार हैंग करेगा। BSOD ये भी रैम की वजह से ही होता है। अगर मेमोरी ओवरलोडेड होती है या रैम सही से काम नहीं करता है तो BSOD की प्रॉब्लम होती है। BSOD का मतलब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होता है, स्क्रीन पूरी ब्लू हो जाती है और कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। आइए थोड़ा एडवांस में जान लेते हैं कि सर्वर में रैम यूज होता है। सर्वर को 24/7 आवर रनिंग में होना होता है। वहाँ पर ओवर हीटिंग या डस्ट या किसी भी रीजन से डेटा करप्ट हो सकता है और वहाँ पर इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट सर्वर, मेडिकल, फाइनेंस सर्वर, वहाँ पर सर्वर हमेशा अप टाइम ही रहता है। तो अगर मेमोरी में डेटा करप्ट हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ पर एक ECC चिप को इंस्टॉल किया जाता है रैम में। मतलब ECC वाला रैम अलग ही आता है। वो नॉर्मल जो हम यूज करते हैं उसमें 8 ही चिप होती है, मतलब 8। एक रैम में जो सर्वर की रैम होती है उसमें एक एक्स्ट्रा चिप होती है, 9वीं चिप, जो ECC की होती है, जो एरर करेक्टिंग कोड के नाम से जानी जाती है। जो कोड को जो एरर करेक्टिंग कोड का काम करती है, मतलब कोई एरर आती है तो खुद ही ठीक कर लेता है। आई होप कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।